हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टास्क एग्जाम मेड सिंपल। हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों की जो हमारी परीक्षा लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसमें हम बिंदुवार जो हैं कुछ करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थापित की गई है। तो अगर आपके सामने ये प्रश्न आए कि पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी का किस राज्य में स्थापित की गई है, तो आपको उत्तर प्रदेश बताना है। भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली निंजा यूएवी का शुभारंभ किया। ध्यान रखिएगा, निंजा यूएवी जो है वो भारतीय रेलवे की रेलवे सुरक्षा के लिए प्रणाली है, ड्रोन आधारित। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर देखते हैं, सितंबर 2016 में 36 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद के लिए फ्रांस की सरकार के साथ भारत सरकार ने समझौता किया था। समझौता के तहत राफेल बनाने वाली जो फ्रांस की कंपनी है, जिसको हम डी एसॉल्ट के नाम से जानते हैं, डेसॉल्ट डेविएशन कंपनी, भारतीय वायुसेना के पायलट को और कर्मियों को ये प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी। तो इसमें ये जानने वाली जो चीज़ है, 2016 में हमने राफेल विमान के लिए समझौता किया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है किस सरकार के साथ किया, फ्रांस की सरकार के साथ। तीसरा क्वेश्चन है कितने राफेल लड़ाकू विमान हम फ्रांस की सरकार से ले रहे हैं, 36 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला फैक्ट की बात करें, टीआरपी का फुल फॉर्म, ये आया हुआ विविध का प्रश्न है। टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। फिर मोतियों की माला रणनीति काफ़ी चर्चित थी इस समय, ये चीन की है, ये ध्यान रखिएगा। मोतियों की माला रणनीति जो है, इसको स्प्रिंग्स ऑफ पल्स पॉलिसी भी कहा जाता है। स्प्रिंग्स ऑफ पल्स पॉलिसी ये चीन की रणनीति है जो हिंद महासागर से संबंधित है। जैव हथियार संबंधी कन्वेंशन की स्थापना जो है वो 1969 में 1969 में की गई, जबकि 1975 से ये प्रभाव में आती है। तो जैव हथियार संबंधी कन्वेंशन जो है ये आपको ध्यान रखना है, 1969 में इसकी स्थापना की जाती है, 1969 में, और 1975 से ये प्रभावी होती है। इसका उद्देश्य आप समझ पा रहे होंगे, जैविक हथियारों या जैविक आतंकवाद से संबंधित किसी भी दुर्घटना को रोकना है, और इससे संबंधित अगर कोई क्षति हो जाए तो उसको सहायता उपलब्ध कराना है। यह कन्वेंशन जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद देखिए 2+2 की वार्ता भी हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, नई दिल्ली में संपन्न हुई है। ये तीसरी वार्ता थी। तो 2+2 की वार्ता जो होती है किन देशों के मध्य होती है, भारत और अमेरिका के मध्य, पहली चीज़। दूसरी, इस वर्ष की 2+2 की वार्ता कहाँ संपन्न हुई, तो नई दिल्ली में संपन्न हुई। फिर उसके बाद देखते हैं एक इसमें खास चीज़ और है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ जो है 2+2 स्तर की वार्ताएं आयोजित करता रहता है। मतलब अगर ऐसा भी प्रश्न आ जाए कि भारत जो है अन्य अमेरिका के अलावा अन्य किस देश के साथ 2+2 की वार्ता आयोजित कराता है, या ऐसा प्रश्न आ जाए कि भारत जो है निम्न में से किस देश के साथ 2+2 की वार्ता आयोजित करता है, और मान लीजिए ऐसा ऑप्शन हो, भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, इनमें से सभी हो, तो आपको सभी लगा देना है। तो कुल मिला करके ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, 3 देश के साथ भारत जो है अपने 2+2 की स्तर की वार्ता आयोजित करता है। फिर देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा का 74वां सत्र जो है, इसके दौरान गरीबी उन्मूलन गठबंधन की शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अभी 74वां सत्र है उसमें गरीबी उन्मूलन गठबंधन की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य जो है कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, और भारत के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, इसलिए भारत इसके संस्थापक सदस्यों के उसमें शामिल है। कुल मिलाकर के जब इसकी स्थापना हुई तो भारत वहाँ पे मौजूद था और भारत इसके संस्थापक सदस्यों के रूप में शामिल माना जाएगा। तो ये है, बस आपको ये ध्यान रखना है, 74वें सत्र के दौरान गरीबी उन्मूलन गठबंधन की शुरुआत की गई। लक्ष्य क्या है आपको पता ही चल गया, कोरोना वैश्विक महामारी जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम वैश्विक पूरी अर्थव्यवस्था को हम समग्र रूप से बढ़ाएंगे। द अब्राहम एकॉर्ड काफ़ी चर्चित था इस समय, ध्यान रखिएगा। द अब्राहम एकॉर्ड जो है वो अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच यह समझौता संपन्न होता है। तो कुल मिलाकर के द अब्राहम एकॉर्ड क्या है, एक समझौता है। ये किसके किसके बीच में समझौता हुआ है, इजराइल, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात, ये ध्यान रखिएगा, इजराइल, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में एक समझौता है जिसको हम द अब्राहम एकॉर्ड के नाम से जानते हैं। अमेरिका की मध्यस्थता से ये समझौता जो है अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। तीनों देश पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए अब इस समझौते के बाद प्रतिबद्ध रहेंगे। क्वाड काफ़ी चर्चित था, क्वाड
ये काफ़ी सुर्खियों में था, इम्पॉर्टेंट है। क्वाड के सदस्य देश जो हैं वो कौन कौन से हैं? भारत हैं, अमेरिका हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको याद करने में समस्या आ रही है तो ऐसे देख लीजिए, भारत हैं, भारत से आप दक्षिणी चीन सागर के ऊपर देखिए तो आपको जापान दिख जाएगा। बिल्कुल भारत से आप नीचे की तरफ देखिए मकर रेखा के पास तो आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, और जापान के बगल में चले जाइए तो अमेरिका है। तो कुल मिला करके ऐसे मैप से याद करिए तो जल्दी याद होगा। और अगर कोई ट्रिक वगैरह हैं, जैसे यूट्यूब में बहुत सारी हैं, आप देख सकते हैं, वहाँ भी आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी। सीधे तौर पे याद हो सकता है तो अच्छी बात है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया क्वाड के सदस्य हैं। नौसेनाओं ने मतलब इन 4 देशों की नौसेनाओं ने बंगाल की खाड़ी में मालाबार युद्धाभ्यास अभी संपन्न किया है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में मालाबार युद्धाभ्यास जो है वो कहाँ संपन्न हुआ है? बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है। क्वाड के देशों ने किया है। क्वाड समूह की जो अवधारणा है वो 2004 में आती है। इसका उद्देश्य था कि हिंद प्रशांत जो महासागर का क्षेत्र है, किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त करने के लिए इन लोगों ने एकजुट हुए थे। ये लोग एकजुट हुए थे। बाहरी शक्ति से इनका तात्पर्य था चीन के प्रभाव से मुक्त करने के लिए, क्योंकि चीन के कई पॉलिसी जो हैं, चीन जो है वो लगातार अपनी कर रहा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया मोतियों वाली पॉलिसी, जो मैंने स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स पॉलिसी बताई, और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जिसके तहत चीन जो है हिंद महासागर के क्षेत्र में अपना कब्जा, अपना प्रभुत्व जो है वो स्थापित करना चाह रहा है। तो इसी कारण से क्वाड समूह की अवधारणा जो है वो 2004 में आती है। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे सम्मेलन में भारत और फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फिर से जो है भारत और फ्रांस, भारत जो है अध्यक्ष, फ्रांस जो है वो सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि सन 2015 में 30 नवंबर 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में जब COP 21 का सम्मेलन चल रहा था, उस दौरान जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को स्थापित किया गया या गठित किया गया। वर्तमान में अगर हम जुलाई 2020 तक की बात करें तो 87 देश ने इस फ्रेमवर्क पे हस्ताक्षर कर लिए हैं और 67 देश जो है इसकी पुष्टि कर दी है अभी। तो कुल मिलाकर के 87 देश आप याद रखिए, 2015 याद रखिए, 30 नवंबर 2015, और वर्तमान में अध्यक्ष और सह अध्यक्ष कौन है ये आपको ध्यान रखना है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अफगानिस्तान में भारत जो है शहतूत बांध का निर्माण कर रहा है। ध्यान रखिए, अफगानिस्तान में भारत जो है शहतूत बांध का निर्माण कर रहा है, काफ़ी चर्चित था। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में भारत अफगानिस्तान में एक बांध का उद्घाटन किया था। मैत्री बांध उसको कहते हैं, या वहाँ की भाषा में सलमा बांध जो है वो कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये दूसरा बांध है जिसके लिए भारत ने वहाँ पे सहायता जो है प्रदान की है। तो अफगानिस्तान में भारत जो है शहतूत बांध का निर्माण जो है वो कर रहा है। इसके पहले जो बांध था वो क्या था? सलमा बांध, 2016 में। फिर देखते हैं, चीन की हाल ही में चर्चित एक नीति जो है काफ़ी चर्चित रही है, जिसको जल बम रणनीति कहते हैं या जल बम नीति कहते हैं। इससे सामान्य तात्पर्य जो है वो ये होता है कि कोई भी देश जो है अगर ऐसी रणनीति अपनाता है तो उसके मन में ये रहता है कि हम पड़ोसी देशों पे हमला करने के उद्देश्य से अत्यधिक मात्रा में जल को बांधों में संग्रहित कर लें, और जब कभी भी ऐसी युद्ध की स्थिति हो या कभी विकट स्थिति हो तो हम उस पानी को जो है वो उस देश के ऊपर छोड़ दें जिसको हम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो चीन भी इसी प्रकार की रणनीति जो है अपना रहा है। आपको अगर ध्यान होगा, अरुणाचल प्रदेश के वाला जो क्षेत्र है उसके ऊपर आप देखेंगे तो कई बांध वहाँ पे बना रहा है उस क्षेत्र में, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जल संग्रह करके भविष्य में ये है कि अगर कभी युद्ध की स्थिति जो है वो निर्मित होगी तो वहाँ से पानी छोड़ देगा, तो पूरा जो हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश से नीचे वाले हिस्से पूरे डूबग्रस्त क्षेत्र में आ जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के चर्चित नीति थी। तो किस देश की नीति है ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं RCEP में। RCEP क्या है पहले तो ये जानिए। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी इसको कहा जाता है, रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आसियान के इसमें 10 सदस्य हैं और 6 अन्य सदस्य हैं। ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड इसमें शामिल हैं। और ये एक मुक्त व्यापार समझौता है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य जो है वो ये है कि व्यापार और निवेश को बढ़ावा दें और अपने सदस्यों के बीच में नियमों को उदार बनाएं। मतलब जिस प्रकार से वो नियम उदार रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यापार और निवेश में ऑटोमेटिकली बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार से ये एक मुक्त व्यापार समझौता है। हालांकि भारत ने अभी इससे अलग रहने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जो है वो जाहिर की है। वर्तमान में इसमें 16 सदस्य हैं, मैंने आपको बता दिया। RCEP की शुरुआत जो हुई थी 2012 में हुई थी। कंबोडिया में आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसी समय इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी।
तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं G20 शिखर सम्मेलन में। तो G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2020 वर्चुअल तरीके से सऊदी अरब की राजधानी रियाद में संपन्न हुआ। ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में संपन्न होता है G20 का शिखर सम्मेलन। वर्ष 2021 का सम्मेलन अब इटली में प्रस्तावित है, 2022 का इंडोनेशिया में, और सबसे इम्पोर्टेंट 2023 का भारत में प्रस्तावित है। तो G20 का शिखर सम्मेलन 2020 का सऊदी अरब की राजधानी रियाद में, 21 का होने वाला है इटली में, 22 का इंडोनेशिया में और 23 का भारत में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। 17 नवंबर 2020 को रूस की मेज़बानी में 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आभासी रूप से आयोजन किया गया, वर्चुअल तरीके से आयोजन किया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, रूस की मेज़बानी में संपन्न हुआ है। 15 दिसंबर 2020, डेट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। जो बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो हैं वो निर्वाचित होते हैं। अमेरिका में एक चर्चित अभी मूवमेंट चल रहा था, सनराइज़ मूवमेंट, इसको भी ध्यान रखिएगा। अमेरिका में सनराइज़ मूवमेंट जो है वो हाल ही में काफ़ी चर्चित मूवमेंट जो है वो माना गया। यह मुख्य रूप से एक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक आंदोलन था और इस प्रक्रिया में लाखों लोगों को अच्छा रोजगार प्रदान हो, इस प्रकार से एक नया आंदोलन वहाँ पे किया गया था, युवा आंदोलन था। तो अमेरिका में काफ़ी चर्चित था। आगे देखते हैं। तुर्कमेनिस्तान हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक के तौर पे शामिल हो गया है। ध्यान रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान की एंट्री जो है वो विश्व व्यापार संगठन WTO में पर्यवेक्षक के तौर पे हो चुकी है। 5 आइज़, ये काफ़ी चर्चित समूह है, इसको ध्यान रखिएगा। 5 आइज़ समूह में ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, ये शामिल हैं। इस गठबंधन का उद्देश्य जो है वो चीन पर नज़र रखना है और इससे जुड़ी खुफिया जानकारी को आपस में साझा करना है। भारत को भी वो भी अपना एक अहम जो है वो साथी मान रहे हैं इस पूरे संगठन का। तो 5 आइज़ समूह जो है वो किन देशों से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो गए आपके दक्षिण में, याद करने का तरीका इसको ऐसे रख सकते हैं आप। कनाडा अमेरिका हो गए नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में, और फिर इधर ब्रिटेन हो गया। तो ऐसे याद कर लीजिए। मकर रेखा के पास आप देखिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 2 कंट्रीज़ हो गई आपकी बिल्कुल साउथ की। फिर नॉर्थ अमेरिका में आप देखिए तो आपका अमेरिका और कनाडा हो गया, और ब्रिटेन हो गया आपका यूरोप में। उद्देश्य मैंने आपको इसका बता ही दिया है। आगे देखते हैं। भारत में 27 जुलाई 2020 को अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को 10 रेलवे लोकोमोटिव्स प्रदान किए गए। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि हाल ही में अभी किस देश को भारत ने रेलवे लोकोमोटिव्स प्रदान किए हैं, तो बांग्लादेश को किए हैं। फिर देखते हैं। भारत और इजराइल के बीच में अभी साइबर खतरों से निपटने के लिए अपने सहयोग को विस्तार करने के लिए साइबर समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं 15 जुलाई 2020। तो प्रश्न अगर पूछता है कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने साइबर सुरक्षा या साइबर खतरों से निपटने के लिए समझौता किया है, तो इजराइल के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। थाईलैंड में हिंद महासागर में बनने वाली क्रा नहर परियोजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्रा नहर परियोजना कहाँ पे है, हिंद महासागर में या थाईलैंड में। चीन को बाहर अभी कर दिया हाल ही में थाईलैंड ने। 135 किलोमीटर लंबी नहर जो है वो थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ेगी। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच पहला त्रिपक्षीय वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है वो अभी संपन्न हुई। आप समझ सकते हैं यह बैठक जो है वो चाबहार जो पोर्ट है उसको संयुक्त रूप से इस्तेमाल करने के लिए आयोजित की गई थी। चाबहार पोर्ट काफ़ी चर्चित पोर्ट था, ईरान में स्थित है, और भारत जो है इसको विकसित करने के लिए अभी अपनी पूरी प्रयास कर रहा है। फंडिंग भी किया था इसके सिलसिले में। तो संयुक्त रूप से इस्तेमाल करने पे भारत जो है चाह रहा है कि इसमें उज्बेकिस्तान भी आ जाए, तो उसका संयुक्त रूप से काफ़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और 2016 में आपको पता ही होगा कि भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट से अफ़गानिस्तान सीमा तक रेलवे लाइन बिछाने को लेकर समझौता हो चुका है। भारत ने इस परियोजना पर वर्ष 2003 में हस्ताक्षर किए थे और 2016 में भारत और ईरान के बीच इस बंदरगाह के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, 16 पे निर्माण से संबंधित हस्ताक्षर होते हैं, 3 में इस परियोजना में एंट्री होती है भारत की, और ये बस आप दोनों चीज़ें मत ध्यान रखिएगा, 3 और वर्ष 2016, और इसमें 3 देश जो हैं वो अब कुल मिलाकर के जुड़ रहे हैं, भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान। ये हो गया। फिर आगे देखते हैं। गुजरात हाईकोर्ट देश का पहला हाईकोर्ट है जिसने अपनी सुनवाई का सीधा प्रसारण जो है वो यूट्यूब पे किया, ध्यान रखिएगा, पहला कोर्ट।
1 जून 2020 के दिन न्यायपालिका के इतिहास में अभूतपूर्व दिन है जब पहली बार देश के सर्वोच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ के सामने पूरी की पूरी कागज रहित सुनवाई हुई। कागज रहित मतलब पेपरलेस। तो 1 जून 2020 डेट ध्यान रखिए, ये न्यायपालिका के इतिहास में एक अभूतपूर्व दिन है। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में, ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, पेपरलेस जो है वहाँ पे सुनवाई संपन्न होती है। ये हुआ। फिर अगला करंट अफेयर्स है, 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया। डेट याद रखिए 20 जुलाई 2020। तो 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है। आप समझ सकते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 था उसी को परिवर्तित किया गया है। इसमें कुछ कड़े प्रावधान किए गए हैं, जैसे घटिया उत्पाद बेचने पर 5 साल जेल, 50 करोड़ तक के जुर्माने का भी इसमें प्रावधान है। आगे देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से आए हुए 6 अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। तो पहला प्रश्न पूछा जा सकता है, किस देश से संबंध नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन किन देशों से आने वालों धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में बात की जा रही है। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 देशों की बात हो रही है। फिर उसके बाद कितने धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। तो 6, बस 6 में ये ध्यान रखिएगा मुस्लिम धर्म के अनुयायियों को छोड़ करके। तो मुस्लिम धर्म के अनुयायियों को इसमें नागरिकता देने की बात नहीं की गई, यही याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में मुस्लिम जरूर रहेगा। फिर देखते हैं, ये विविध का एक फैक्ट मिल गया था, भारतीय संविधान से संबंधित है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और अनुच्छेद 161 में 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। आते हैं, देश की पहली गौ कैबिनेट में 24 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने गौ कैबिनेट जो है वो आयोजित की। तो ये भी डेट ध्यान रखिएगा, डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फैक्ट कि गौ कैबिनेट किस राज्य ने अभी हाल ही में आयोजित की है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने। जनवरी 2019 में आरबीआई ने नीलकेणी समिति का गठन किया है। इसका उद्देश्य था डिजिटलीकरण के लाभों को किस प्रकार से हम मतलब लाभ जो है वो किस प्रकार से हम उसका ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के डिजिटलीकरण से संबंधित जो है वो नीलकेणी समिति जो है, नंदन नीलकेणी समिति जो है वो गठित की गई है। फिर आते हैं वर्ष, इसका कुछ फैक्ट है ध्यान रखिए। 2020 में चीन जो है विश्व की दूसरे नंबर की डिजिटल अर्थव्यवस्था है। ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, डिटेल नहीं है, डिजिटल अर्थव्यवस्था। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात करें तो पहले नंबर पे अमेरिका है और दूसरे नंबर पे चीन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, दूसरे नंबर पे चीन की है। फिर ये अगला फैक्ट है, भारत का लक्ष्य जो है 2025 तक, ध्यान रखिएगा, भारत का लक्ष्य 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भारत ने 2025 तक रखा है। आते हैं, भारत कोरोना वायरस के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, संक्रमण की बात हो रही है। भारत कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पे है। वित्त वर्ष 2020 की पहली छमाही के दौरान भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है, ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है वो सिंगापुर से आई है। ये डेटा बदल गया है, तो ध्यान रखिएगा इसको। 2020 की पहली छमाही में नवंबर दिसंबर के आसपास की अगर हम बात करें तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई आती है और अमेरिका जो है वो दूसरे पायदान पे है। पहले अमेरिका पहले नंबर पे था लेकिन अब दूसरे नंबर पे आ गया है। तो एफडीआई जो है वो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा आ रही है। फिर देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या 12 हो गई है। मर्जर हुए हैं अभी बैंक्स के, आपको पता होगा। तो अब जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंक जो बचे हैं वो 12 बचे हैं। विश्व बैंक ने मानव पूंजी सूचकांक वर्ष 2020 जारी किया है। ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक जारी कर रहा है इस बार मानव पूंजी सूचकांक वर्ष 2020। और आप जानते हैं विश्व बैंक द्वारा जारी की गई ये पहली रिपोर्ट है। 174 देश इसमें कुल थे, जिसमें भारत का स्थान 116 है, 116, ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है मानव पूंजी सूचकांक में 116वें में है, ठीक है, 116वें स्थान में भारत है। शीर्ष में सिंगापुर है, अंतिम स्थान में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापार सुधार कार्य योजना के आधार पर राज्यों की रैंकिंग जारी की है। चौथा संस्करण है।
इसके तहत आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला है, दूसरे और तीसरे में उत्तर प्रदेश और तेलंगाना क्रमशः हैं, चौथे स्थान में मध्य प्रदेश है, ये ध्यान रखिएगा, चौथे स्थान में मध्य प्रदेश है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के का जो विभाग है उसमें अभी व्यापार सुधार कार्य योजना के आधार पे एक रैंकिंग बनाई गई है। व्यापार सुधार मतलब किस राज्य में व्यापार से संबंधित सुविधाएं ज़्यादा हैं या व्यापार से संबंधित कार्य सुचारू रूप से ज़्यादा अच्छी तरीके से हो रहा है, या आप कह लीजिए कि राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत, है ना, एक गाइडलाइंस जो बनी है उसको कितनी अच्छी तरीके से किस राज्य ने उसको फॉलो किया है। तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर में है ना, और दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पे तेलंगाना है, चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बारे में खास बात यह है कि राज्य व्यापार जो सुधार कार्य योजना जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, तो उसका 100% अनुपालन जो है वो उसने किया है। उनका जो लक्ष्य था, विभाग जो होता है वो गाइडलाइंस जारी कर देता है, लक्ष्य जारी कर देता है कि ये आपको अचीव करना है। तो आंध्र प्रदेश ने 100% अनुपालन जो है वो उसका किया है उनके लक्ष्यों का, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं भारत की बेरोजगारी दर हाल ही में जो अभी जारी की गई रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा 2018-19 में रिपोर्ट अभी जारी हुई है, लेकिन जो डेटा बताया गया है वो 2018-19 का है। तो 5.8% है, ध्यान रखिएगा, मोटा मोटा याद रखिए 6% है ना भारत की बेरोजगारी दर, या 5.8 याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया है। इस बार भारत का स्थान जो है 48वां है, ध्यान रखिएगा 48वें स्थान में है नवाचार, वैश्विक नवाचार सूचकांक में। पहले स्थान में स्विट्जरलैंड है, आप जानते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसको आप वीपो के नाम से जानते हैं, और कर्नल यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से ये रिपोर्ट बना करके जारी की जाती है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक वीपो द्वारा जारी होता है, भारत 48वें स्थान में है, इसको ध्यान रखिएगा। अंकटाड ने अभी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी की है और भारत को उसमें 9वां स्थान जो है प्रदान किया है। पहले स्थान में अमेरिका है, दूसरे स्थान में चीन है। तो टॉप 10 में इस बार अंकटाड द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में है, विश्व निवेश रिपोर्ट में 2020 में भारत। फिर विश्व आर्थिक मंच एक रिपोर्ट जारी करता है जिसको कहा जाता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। महापंजीयक ने वर्ष 2018 के लिए आंकड़े अभी जारी किए हैं। वो 2018 में बताते हैं कि राष्ट्रीय जो जन्म दर है, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय जन्म दर की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय जन्म दर 2018 में 20 थी, मातृ मृत्यु दर जो है वो 113 है, मृत्यु दर जो है वो 6.2 है, ध्यान रखिएगा। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय जन्म दर 20, मातृ मृत्यु दर जो है 113, मृत्यु दर जो है वो 6.2, तीनों फैक्ट आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं। तो ये आपके करंट अफेयर्स हैं जो आपको मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, और भी कुछ अभी करंट अफेयर्स हम आपके सामने लेकर के आएंगे। इसको सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, बार बार जितना सुनेंगे वीडियो आपको धीरे धीरे याद होता जाएगा, और वो परीक्षाएँ में हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इस पूरे वीडियो में इतना ही, थैंक यू।